नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा तिवारी। लाख टके की बात में आज बात करेंगे वक्फ संशोधन विधेयक पर। ड्राफ्ट रिपोर्ट को जेपीसी की मंजूरी मिल गई है। सवाल है कि जेपीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट में क्या है। इसके साथ ही बात करेंगे महाकुंभ क्षेत्र में हुए हादसे की, जिसमें करीब 30 लोगों की जान चली गई। क्या है हादसे की वजह, आखिर कैसे हुआ हादसा। इसके अलावा बात करेंगे विवादों के चैंपियन कुंवर प्रणव सिंह की, जिन्होंने उत्तराखंड में बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। ये मामला क्या है, विस्तार से आगे आपको बताएंगे। और फिर बात होगी चार धाम शीतकालीन यात्रा की, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल हो सकते हैं। अब देखते हैं खबरें विस्तार के साथ। मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की अप्रत्याशित भीड़ उमड़ी है और इसी वजह से हादसे जैसे हालात भी पैदा हो गए। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर जो तैयारियां की गई, उसकी वजह से ही ये संभव हुआ है कि हालात बदतर होने से पहले उन पर न सिर्फ काबू पा लिया गया, बल्कि तुरंत पीड़ितों तक राहत भी पहुंचाई गई। सवाल है कि आखिर इसके पीछे की थ्योरी क्या है। मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। रात में बड़ी संख्या में लोग संगम पहुंचने लगे। फिर चेंजिंग रूम का गेट गिरने की वजह के बाद अफवाह फैल गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु बैरिकेडिंग तोड़कर जाने लगे और अचानक से भगदड़ मच गई। वहीं महाकुंभ में हुए हादसे पर सीएम योगी भावुक हो गए हैं। मित्रों, महाकुंभ प्रयागराज का आज मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान है और कल सायंकाल 7 बजे से ही काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन प्रयागराज पहुंच करके स्नान भी कर रहे थे और काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन ब्रह्म मुहूर्त का भी इंतजार कर रहे थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा इसी दौरान अखाड़ा मार्ग पर संगम के तट पर हुआ। मृतक के परिजनों के प्रति हम प्रदेश सरकार की तरफ से, जिन्होंने इस हादसे में अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, वहाँ पर मेला प्राधिकरण के पास वो पूरी सूची है, उन लोगों ने उसको वहाँ पे जारी भी किया है। मैं उन सब के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूँ और परिवारजनों को हम प्रदेश सरकार की तरफ से 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा भी कर रहे हैं और न्यायिक आयोग इस पूरे मामले को देख करके एक समय सीमा के अंदर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देगा। महाकुंभ क्षेत्र की ये वो तस्वीरें हैं जहां मौनी अमावस्या के पवित्र महास्नान की जल, थल और वायु से लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। लेकिन जब एक अनहोनी की खबर ने जोर पकड़ा तो आखिर इतनी जल्दी सब कुछ काबू कैसे हुआ, कैसे इतनी भारी भीड़ को नियंत्रित किया गया, कैसे अफवाहों पर लगाम कसी गई और कैसे घायलों तक राहत पहुंचाई गई। महाकुंभ क्षेत्र में प्रशासन ने उस चुनौती का सामना किया जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। 29 जनवरी 2025 को इसमें ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व प्रातः 1 बजे से 2 बजे के मध्य मेला क्षेत्र में अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ का दबाव बना और इस भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर के बैरिकेड्स टूट गए और भीड़ के लोग बैरिकेड्स बांधकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ पल पल महाकुंभ का अपडेट ले रहे थे, बल्कि उन्होंने पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदनाएं भी जताई हैं। उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के
जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। हादसे की वजह समझने के लिए केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार और राज्य सरकार से लेकर स्थानीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन से लेकर संत समाज की उस सक्रियता को समझना होगा जिसने न सिर्फ अफवाहों पर नकेल कसी बल्कि श्रद्धालुओं के भीतर उस विश्वास को बनाए रखा जिसकी उम्मीद में लोग महाकुंभ में पहुंचे हुए हैं। मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आए, क्योंकि भीड़ देखते हुए खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, श्वास के रोगी हैं, उनको लंबी दूरी तय नहीं करनी चाहिए। एक अनुमान के मुताबिक मौनी अमावस्या पर 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में मौजूद रहे। संगम नोज की ओर जाने की होड़ में हादसे जैसे हालात बने, लेकिन प्रशासनिक सक्रियता और सूझबूझ ने कुछ ही देर के भीतर हालात को कंट्रोल कर लिया। पीएम मोदी ने खुद सीएम योगी से हालात की जानकारी ली। अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालुजनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। एक तरफ प्रशासन इस चुनौती से निपट रहा था तो दूसरी तरफ ट्रेनों के परिचालन को लेकर सोशल मीडिया पर भी अफवाहों का दौर चलने लगा। हालांकि सच क्या है, ये नॉर्दर्न रेलवे के CPRO हिमांशु शेखर उपाध्याय ने साफ किया। कैंसिलेशन की बात छोड़िए, हमें तो आज ज्यादा ट्रेन चलाना है, तो ये बात कहना कि ट्रेन कैंसिल कर दी गई है, ये पूरी तरह अफवाह है, कोरी अफवाह है। और जो भी इस तरह की अफवाह फैला रहा है, मैं आम लोगों से अपील करूंगा कि इसमें जरा भी ध्यान न दें। फिलहाल महाकुंभ क्षेत्र से सुकून देने वाली तस्वीरें आ रही हैं, क्योंकि आस्था के सबसे विशाल समागम में पवित्र स्नान जारी है। प्रशासन मुस्तैदी से मेला क्षेत्र की निगरानी कर रहा है और लगातार लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और महाकुंभ के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने से हवाई उड़ान महंगी होने पर सरकार ने चिंता जताई है। बड़ी डिमांड का फायदा उठाते हुए एयरलाइंस ने हवाई टिकटों के दाम पर इजाफा कर दिया है, जिसको लेकर नागरिक उड्डयन मंत्री ने सभी विमानन कंपनियों के साथ अहम बैठक की है और सभी एयरलाइंस कंपनियों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि दिल्ली प्रयागराज वापसी का हवाई किराया 24,000 से ज्यादा ना हो। इसके साथ ही सभी एयरलाइंस से यात्रा बुकिंग भागीदारों की हवाई किराए से मनमाना किराया बढ़ाने से बचने का निर्देश देने को कहा गया है। तो महाकुंभ के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ काफी ज्यादा बढ़ रही है और हवाई उड़ान महंगी होने पर, फ्लाइट की टिकट्स महंगी होने पर सरकार ने चिंता जताई है। बड़ी डिमांड का फायदा उठाते हुए एयरलाइंस ने हवाई टिकटों के दाम पर इजाफा कर दिया था, जिसको लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी विमान कंपनियों के साथ अहम मीटिंग की है और बड़ा फैसला लिया है। और वक्फ संशोधन विधेयक के लिए जेपीसी की मंजूरी मिल गई है, जिसमें कुल 14 संशोधनों पर जेपीसी की मुहर लग गई है। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश की गई है। जेपीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट में क्या है, जानिए। नए पुराने कानून में अंतर की बात करें तो पुराने कानून में वक्फ बोर्ड की दावे वाली जमीन पर सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में अपील हो सकती है, जबकि नया प्रस्तावित बिल के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील हो सकती है। वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला ही आखिरी है, इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है, जबकि नया प्रस्तावित बिल के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में भी अपील हो सकती है।
पुराने कानून के अनुसार मस्जिद या इस्लामिक उद्देश्य वाली जमीन ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति है, जबकि नया प्रस्तावित बिल के अनुसार बिना दान की जमीन पर मस्जिद ही क्यों ना हो, वक्फ की संपत्ति नहीं हो सकती। वक्फ बोर्ड में महिला और अन्य धर्म की एंट्री नहीं है और नए प्रस्तावित बिल के अनुसार वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्मों के 2 सदस्यों की एंट्री है। वक्फ संशोधन विधेयक को जेपीसी की मंजूरी मिल गई है। जेपीसी ने 11 के मुकाबले 14 वोट से इसे स्वीकार कर लिया है। विपक्षी सांसदों ने 44 बदलाव पेश किए थे, जिन्हें खारिज कर दिया गया था और इस कारण राजनीतिक दलों में हंगामा मच गया था। रिपोर्ट के अनुसार वक्फ विधेयक में कुल 66 संशोधन प्रस्तावित किए गए थे, जिनमें बीजेपी सांसदों के 23 और विपक्षी सदस्यों के 43 संशोधन शामिल थे। जेपीसी के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने बताया कि कुल 14 संशोधनों को मंजूरी दी गई। जो 27 तारीख को क्लॉज बाय क्लॉज पे जो 14 क्लॉजेज में अमेंडमेंट्स आया था, उसको भी हमने अप्रूव किया था, उसको भी आज हमने अडॉप्ट किया है। और अडॉप्ट करने के बाद आज सबसे बड़ा काम एक हुआ है कि जो द इनकम फ्रॉम वक्फ औलाद can be used to support widows, divorced women and orphans is specified by the Waqf section 3R5। तो इस तरीके से हमने काफ़ी जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उसके की प्रोविजंस हैं, आज उसको मुझे लगता है कि इससे बेहतर आने वाले दिनों में वक्फ के लिए कानून नहीं बन सकता था, क्योंकि प्रपोज था। लेकिन जेपीसी की एक्सरसाइज करने के बाद उस 44 संशोधन में भी हमारे 14 क्लॉजेज में संशोधन किया है। ये है जेपीसी की उपलब्धि। बीते 6 महीने के विचार विमर्श में कई संशोधनों पर चर्चा की गई। सभी संशोधन पर मतदान हुआ और सदस्यों ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें 16 सदस्यों ने पक्ष में और 14 सदस्यों ने संशोधनों के विरोध में वोटिंग की। बहुमत के आधार के ऊपर इस प्रकार के फैसले कभी भी बेहतर नहीं होते। बहुमत का मतलब ये नहीं होता कि आप हर चीज को बुलडोज कर दो, तो ये किसी भी सूरत में बेहतर नहीं होगा। वक्फ बोर्ड को बर्बाद करने का यह कानून है, वक्फ बोर्ड को बर्बाद कर देगा। जेपीसी के उस 44 संशोधन पे जो हैं उस पे एक संशोधन पे चर्चा हुई। इसके पहले हमने 6 महीने के सारे डिटेल डिस्कशंस के बाद सभी सदस्यों से हमने संशोधन मांगे थे। यह हमारी अंतिम बैठक थी कि उस 44 संशोधन पे आप इस पे सहमत हैं या इस पे असहमत हैं। तो सभी सदस्यों के द्वारा, चाहे किसी पक्ष के हों, उन लोगों ने अपने संशोधन दिए थे। उसमें जो हमारे कुछ सांसदों के द्वारा दिए गए थे, उसमें 14 क्लॉजेज पे या 14 संशोधनों में संशोधन स्वीकार हुआ है, वो भी संशोधन मूव करने पे वोटिंग के बाद बहुमत के आधार पर। वहीं विपक्ष ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर आरोप लगाया कि वक्फ विधेयक में संशोधन की प्रक्रिया में जल्दबाजी की जा रही है। विपक्ष ने समिति के अध्यक्ष पर पक्षपात और सत्ता दल के प्रति झुकाव का आरोप लगाया। हमारी पार्टी के सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव जी ने शुरू दिन ही जब ये वक्फ बिल आया था, उसी वक्त बता दिया था कि चंद लोगों को ये ज़मीनें देने की और मुसलमानों की वक्फ की ज़मीनें इनकी नज़र अब उस पर पड़ गई है और ये उसको छीनना चाहते हैं और ये माइनॉरिटीज़ और ख़ासतौर पर मुस्लिम को निशाना बनाने की इनकी शुरुआत है। जैसे उन्होंने कहा था माननीय अध्यक्ष जी ने, वैसे ही हुआ। हमको 655 पेज की फाइनल रिपोर्ट दी गई है और ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि कोई इंसान 655 पेजेस रिपोर्ट पढ़ के 10 घंटे के अंदर या 8 घंटे रिपोर्ट दें, पर फिर भी हमने कोशिश की। हम अपनी रिपोर्ट दिए हैं इस बिल के खिलाफ, इसके अमेंडमेंट के खिलाफ, जो हम समझते हैं कि ये वक्फ के लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेंगे बल्कि वक्फ को बर्बाद कर देंगे और ये ख़ास तौर से मुसलमानों को उनकी इबादत से महरूम करने के लिए ये आर्टिकल 26 का एक ग्रेव वायलेशन है। उसमें आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में पेश किया था और इसे 8 अगस्त 2024 को संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी को भेजा गया था। इस विधेयक का उद्देश्य 1995 में बने वक्फ अधिनियम में संशोधन करना है, ताकि वक्फ की संपत्तियों के प्रबंधन और उससे जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
31वें नेशनल गेम्स का उद्घाटन कर लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हफ्ते भर बाद एक बार फिर से देवभूमि के दौरे पर होंगे और इस बार मौका होगा 4 धाम शीतकालीन यात्रा का। देवभूमि उत्तराखंड 4 धाम यात्रा के लिए ही नहीं बल्कि अब शीतकालीन 4 धाम यात्रा के लिए भी जाना जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस बार शीतकालीन यात्रा की शुरुआत की है, तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस यात्रा को प्रमोट करने एक बार फिर देवभूमि आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री 5 फरवरी को गंगोत्री धाम के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा गांव आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मुखबा में मां गंगा के मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वहीं स्थानीय लोगों के साथ ही पंडा पुरोहितों से भी पीएम इस दौरान बातचीत करेंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार पीएम इसके बाद हर्षिल में जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। शीतकालीन यात्रा इस राज्य के लिए बहुत उपयोगी सार्थक सिद्ध होगी प्रधानमंत्री जी के आने के बाद, और मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि 5 तारीख को उनका गोमुख क्षेत्र में आना हो रहा है और एक बहुत बड़ा मैं कह सकता हूं उसके बाद उत्तराखंड के गंगोत्री के क्षेत्र में उत्तरकाशी हमारा जनपद वहां यात्रा बढ़ेगी। अभी तक प्रधानमंत्री जिन भी स्थानों पर गए हैं वहां निश्चित यात्रा बढ़ी है और शीतकालीन यात्रा इस राज्य के लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ की आर्थिकी के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री इस बात को समझते हैं और मैं कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री जी की जो पहल है इसको एक बड़ी गति प्रधानमंत्री के आगमन के बाद मिलेगी। पीएम के इस दौरे को शीतकालीन 4 धाम यात्रा और खासकर पर्यटन के लिहाज से बड़े बूस्टअप के तौर पर देखा जा रहा है। मां गंगा के शीतकालीन पूजा स्थल मुखबा में इसके लिए विशेष तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ये पहला मौका होगा जब कोई प्रधानमंत्री गंगोत्री धाम के शीतकालीन पड़ाव पर पहुंच रहा हो। मां पतित पावनी भागीरथी गंगा के शीतकालीन प्रवास में ऐसा ज्ञात हुआ है कि महामानव देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी पधार रहे हैं और खुशी का हम सबका ठिकाना नहीं है। सारे क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर दौड़ रखी है और निश्चित तौर पे हम समझते हैं कि महामानव अगर हमारे मां पतित पावनी भागीरथी गंगा के शीतकालीन प्रवास में पधारेंगे तो निश्चित तौर पे इस क्षेत्र की दिशा और दशा बहुत तेज़ी से सुधरेगी और जो यात्री जो अभी मुझे लगता है कि अगर 10% आता है तो निश्चित तौर पे 60% तक का बढ़ोतरी होगी और सारे देशवासी खुशी हैं, सारे क्षेत्रवासी हमारे खुशी हैं। हम चाहते हैं कि हमारी पूरी तैयारियां हो गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को शीतकालीन 4 धाम यात्रा के लिए संजीवनी के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने देवभूमि में जहां जहां भी कदम रखा, आंकड़े बताते हैं कि उसके बाद वहां देश दुनिया के पर्यटकों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ गई। फिर चाहे पीएम के केदारनाथ बद्रीनाथ के दौरे हों या सीमांत पिथौरागढ़ की उनकी आदि कैलाश की यात्रा हो। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए।